जय हिंद। एग्ज़ाम इवेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जनवरी 2023 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है उसको हमने सेलेक्ट किया है और उससे जुड़े हुए रिवीजन फैक्ट्स भी जोड़ा है। इसलिए रिवीजन फैक्ट्स को भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज सबसे पहले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस ऑनलाइन तंत्र को विकसित किया गया है। हाल ही में यौन उत्पीड़न के मामले काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं, जिसमें भारतीय महिला जो रेसलर है, एथलीट्स संघ है, उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि महिला जो प्लेयर्स हैं, रेसलर्स हैं, उनका यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निजात पाने के लिए सी बॉक्स नामक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। तो इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। केंद्रीय और महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सी बॉक्स नामक पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। से जुड़े हुए स्टैटिक जीके जैसे कि बच्चों को यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए पॉक्सो एक्ट को कब लागू किया गया। पॉक्सो एक्ट को 2012 में लागू किया गया था। बच्चों को यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए पॉक्सो एक्ट को लागू किया गया था 2012 में। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अधिनियमित 1990 में किया गया था। कब राष्ट्रीय महिला आयोग को वैधानिक मान्यता मिली थी। राष्ट्रीय महिला आयोग को जनवरी 1992 में संवैधानिक मान्यता मिली थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया विशाखा दिशा निर्देश का संबंध किससे है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया ऐतिहासिक दिशा निर्देश जिसका नाम है विशाखा दिशा निर्देश का संबंध महिला यौन उत्पीड़न के रोकथाम से है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया। हर साल की भांति 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्र के जितने भी मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके में जैसे पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था, तो पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो उस समय की तत्कालीन राष्ट्रपति थी, उनके द्वारा शुरू किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना जैसे कि पहले हमने बताया 25 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। मुख्य चुनाव आयुक्त सह अन्य 2 आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। 2 आयुक्त और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके में जैसे चुनाव संबंधी विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 224 से 229 तक चुनाव संबंधी जो विवरण है, भारत निर्वाचन चुनाव आयोग का जो विवरण है वो आर्टिकल 324 से 329 तक में वर्णित है। मताधिकार यानी मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त है, तो आर्टिकल 326 के द्वारा है। चुनावी मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप रोकने पर किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो आर्टिकल 329 में 329 में चुनावी मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया है। तीसरा प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि
कौन बने हैं? 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि अब्देल फत्ताह अल सीसी, जो इजिप्ट मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ये यहाँ के मुख्य अतिथि बने हुए हैं। 74वें जो गणतंत्र दिवस है उसके अवसर पर चीफ गेस्ट के रूप में अब्देल फत्ताह अल सीसी को बुलाया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न है, कहाँ 27 से लेकर 31 जनवरी तक शंघाई सहयोग संगठन जो एससीओ का फिल्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा? अभी शंघाई सहयोग संगठन के द्वारा मुंबई में फिल्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत और भारत के जो बगल में अन्य जो पड़ोसी देश हैं या अन्य जो इनके साथ जो फिल्म मेकर हैं, इनका संवाद बन सके और इनके बीच का जो टेक्निक है वो एक दूसरे को हस्तांतरित हो सके। इसके लिए शंघाई सहयोग संगठन ने फिल्मोत्सव का आयोजन मुंबई में किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मुंबई में। आयोजन संबंधी प्रश्न था, तो उसमें आयोजन में जैसे कि 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? गांधीनगर, गुजरात में हुआ। खादी उत्सव जो 2022 अक्टूबर 2022 में हुआ था, इसका आयोजन मुंबई में हुआ, जबकि खादी उत्सव 2022 अगस्त 2022 में हुआ, इसका आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। इंडियाज आइडियाज समिट 2022 नई दिल्ली में हुआ। राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ वो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में हुआ। राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय जो सम्मेलन धर्मशाला में हुआ। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन सूरत, गुजरात में हुआ। अखिल भारतीय राजभाषा सूरत, गुजरात। लीड्स 2022 सम्मेलन जो हुआ ये नई दिल्ली में हुआ। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 30वीं जो बैठक हुई ये तिरुवनंतपुरम, केरल में हुई। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक जो हुई ये भोपाल, मध्य प्रदेश में हुई। तो ये रिवीजन संबंधी प्रश्न थे और ऐसे ही मैं रिवीजन संबंधी प्रश्नों को जोड़ता जाता हूँ, जिससे कि आप जो करेंट अफेयर्स की सबसे बड़ी बीमारी है, पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, ऐसा हमारे प्रयास से आप एक भी प्रश्न नहीं भूल सकते। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य शक्ति के किस क्रम पर है? सैन्य शक्ति के अनुसार किस क्रम पर है? तो अभी हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत की सैन्य शक्ति के अनुसार चौथे क्रम पर रखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अभी हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत को चौथे स्थान पर रखा गया। ऑप्शन बी सही होगा। कई रिपोर्ट जारी किए जाते हैं जिसमें सूचकांक बताया जाता है, क्रम बताया जाता है। जैसे वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जो 2021 में जारी किया गया था, इसमें भारत का स्थान दूसरा है। एशिया पावर इंडेक्स जो है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में, इसमें भारत का स्थान चौथा है और जो टॉप है वो अमेरिका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। द इनइक्विलिटी वायरस रिपोर्ट जो जारी ऑक्सफैम के द्वारा की जाती है, इसमें भारत का स्थान छठा है। विश्व निवेश रिपोर्ट जो अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है, विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा, इसमें भारत का स्थान 7वां है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जो जर्मन वाच के द्वारा जारी की जाती है, इसमें भी भारत का स्थान 7वां है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट और जलवायु जोखिम सूचकांक दोनों में भारत का क्रम 7वां है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो भी जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत का स्थान 10वां है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का स्थान 14वां है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत का स्थान 18वां है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत का स्थान 19वां है और इसमें टॉप में अमेरिका है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान
37th 37वां है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 40वां है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान 41वां है। तो इतने सारे जो सूचकांक रहे हैं विभिन्न रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, आपने रिवीजन कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, हाल ही में किसे न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में क्रिस हिपकिंस जो लेबर पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनको न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो क्रिस हिपकिंस ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नियुक्ति संबंधी प्रश्न है जिनमें जैसे ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है एंथनी एल्बिस, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है ऋषि सुनक, स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है उल्फ क्रिस्टर्न्स, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के राष्ट्रपति हैं, हंगरी के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है विक्टर ऑर्बन। क्या नाम है? विक्टर ऑर्बन। तो इनमें स्वीडन का नाम याद रखिएगा उल्फ क्रिस्टन्स जो अभी हाल ही में विवादों में रहा, फ्रांस के भी विवादों में रहा इमैनुअल मैक्रोन, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का व्यापारिक रिश्ता काफ़ी बढ़िया है इसलिए इनका भी नाम याद रखिएगा एंथनी एल्बिस जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। सातवां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस राज्य में त्रिपक्षीय एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास का आयोजन किया गया? तो एमफेक्स 2023 भारतीय नौसेना के द्वारा आंध्र प्रदेश में आयोजन किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना के द्वारा त्रिपक्षीय एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। ड्रिल और एक्सरसाइज से संबंधित प्रश्न है तो रिवीजन में देख लीजिए। जैसे सिम्बेक्स का 29वां संस्करण हुआ भारत और सिंगापुर के बीच में, तो सिम्बेक्स नाम से ही याद रख सकते हैं, सिम्बेक्स मतलब यानी कि सिंगापुर, भारत और सिंगापुर। टाइगर ट्रंप है भारत और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप है तो ट्रंप से नाम याद रख सकते हैं भारत और अमेरिका। जाइमेक्स जो छठा संस्करण है भारत और जापान, तो टाइमेक्स वैसे कंपनी जो है जर्मन वॉच जो है वो बनाने वाली है, जापान की वॉच बनाने वाली भी कंपनी काफ़ी है आगे हैं। विश्व पिंच ब्लैक जो रिपोर्ट एक्सरसाइज है वो बहुराष्ट्रीय थी। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में, उदार शक्ति, ठीक है। अच्छा, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। अल नगाह जो 4th एडिशन था भारत और ओमान के बीच में। एक्स संप्रीति जो अभ्यास हुआ वो भारत और बांग्लादेश के बीच में। कॉर्पेट का 38वां संस्करण भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। बोंगो सागर का जो 30वां संस्करण हुआ, अभ्यास हुआ, वो भारत और बांग्लादेश के बीच में। वरुण का 20वां संस्करण भारत और फ्रांस के बीच में। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के रूप में। डस्ट जब उड़ने लगे ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। डस्ट जब उड़ने लगता है तो आप उज्ब जाइएगा, उज्ब मतलब उज्बुजा जाइएगा, इस सेंस में आप याद रख सकते हैं रिलेट करके, ठीक है। तो डस्टलिक इनके बीच में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। लेमिटिए जो है 2022 में 9वां संस्करण हुआ भारत और सेशेल्स के बीच में। तो इतने सारे सैन्य अभ्यास हैं, सैन्य ड्रिल्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। आज का 8वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? पंजाब की सरकार के द्वारा स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। अच्छा, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट क्या है? इसके द्वारा जो पंजाब की सरकार है वह दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको पंजाब में लागू करना चाहती है। इसके लिए 200 करोड़ रुपया का बजट पेश हुआ है। इसमें 36 जो शिक्षक हैं उनको सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर इनको भेजा जाएगा। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस जो प्रोजेक्ट है वो पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि एक काफ़ी सराहनीय प्रयास है। आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में
किस केंद्र शासित प्रदेश ने ULPIN योजना की शुरुआत की है? ULPIN योजना की शुरुआत लेह और लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर साहब है, उन्होंने किया है। अच्छा, ULPIN योजना क्या है? ULPIN योजना ये करती क्या है, मतलब ये किस लिए किया गया है? तो ये जो लैंड का जो आइडेंटिफिकेशंस नंबर है उसको डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे कि जो समस्याएं हैं, विवाद हैं, जो ज़मीनी विवाद है, इनका निपटारा जल्दी से हो सके, और इसको डिजिटलीकरण करने का प्रयास किया है। लेह और लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं RK माथुर ने केंद्र शासित प्रदेश में यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर का शुभारंभ किया है। भूमि राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण करने में यह गेम चेंजर साबित होगा। ये योजना संबंधी प्रश्न था। तो योजना संबंधी प्रश्नों में जैसे मेक इंडिया नंबर 1 मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। देश का मेंटर जो कार्यक्रम है, यह योजना किसके द्वारा? ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा। कुनस्योम योजना किस सरकार के द्वारा? लद्दाख के द्वारा शुरू किया गया है। परवाज योजना जो है ये जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। स्ट्रीट योजना जो है ये केरल सरकार के द्वारा, तो स्ट्रीट केरल, परवाज जम्मू कश्मीर के द्वारा, कुनस्योम योजना लद्दाख के द्वारा, देश का मेंटर कार्यक्रम दिल्ली सरकार द्वारा, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन जो है ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो उड़ीसा में किया गया, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। उड़ीसा के जो CM है, मुख्यमंत्री हैं, नवीन पटनायक ने वहाँ के जो शिल्प कलाकार हैं और जो वहाँ की सांस्कृतिक जो विरासत है उसको जीवित करना चाहते हैं और वहाँ पर लोगों को बुलाना चाहते हैं, पर्यटकों को आकर्षित करना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन उड़ीसा में वहाँ के CM मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने किया है। जो बातें हमने कहा यहाँ लिखी हुई हैं। अच्छा, एक जो फैक्ट्स है, जैसे कि इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो जाजपुर उड़ीसा की प्राचीन राजधानी है, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। जाजपुर उड़ीसा, जो उड़ीसा की प्राचीन राजधानी है। अब सम्मेलन संबंधी प्रश्न है, तो रिवीजन के लिए जैसे 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो बाली में हुआ। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में है। COP27 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? इजिप्ट में संपन्न हुआ COP27 का आयोजन। सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? तो चीन ने किया। 13वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 में हुआ था उसकी मेजबानी भारत ने किया था, भारत के प्रधानमंत्री ने किया था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसके कंटेंट भी आपको अच्छे लगे होंगे, और आप सुझाव के तौर पर आप हमें बता सकते हैं कि और क्या इसमें सुधार किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।